हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एएस दैट इज एएस नंबर 5 ऑफ योर एडवांस अकाउंट विच इज नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। गाइस, ये जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बहुत छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन एग्जाम में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो दैट इज वाई इसको एक बार थरोली हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद कोई नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे। ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हेडर पढ़ लिया होगा, तो इसमें आपको तीन आइटम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। कौन से? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और एग्जैक्टली बस यही चीजें आप लोगों को इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़नी है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे पढ़ने मिलेगी आपको, दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ओके, तो सब चीजें वन बाय वन हम लोग इस एएस के थ्रू देखने वाले, तो प्लीज बी फोकस्ड। गाइस, सबसे पहले बात करता हूं नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड की। देखो बच्चों, सिंपली स्पीकिंग, आप लोग जो भी आपके आइटम्स ऑफ रिवेन्यू, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर निकालते हो ऑफ करंट पीरियड, उसे बोला जाएगा नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ठीक है। सिंपली स्पीकिंग, आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है करंट पीरियड का विद दी आइटम्स ऑफ इनकम, आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, तो वो आपको देगा नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड होता है, तो इसके अंदर बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं, और ये तीनों की तीनों कंपोनेंट प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के फेस पे आपको बताने पड़ते हैं। ओके, तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगा कंपनी के केस में, तो आपको ये जो तीन प्रॉफिट के फिगर या तीन कंपोनेंट्स के फिगर है, ये आपको फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे बताने पड़ेंगे। अब सवाल उठ सकता है कि कौन से कंपोनेंट है जो आप लोगों को बताने पड़ सकते हैं। ओके, तो आराम से सुनेंगे। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, तो बच्चों इसका मीनिंग क्या होगा? तो मीनिंग बड़ा आसान है। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी होगी, जिसमें आपका बिजनेस ऑपरेशन होता होगा, तो उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस आपको जनरेट होता होगा, तो उसी को क्या बोला जाता है बताओ? प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ओके, जैसे कोई एक स्टेशनरी वाला बंदा है, तो उसे स्टेशनरी का आइटम बेच के जो भी प्रॉफिट अर्निंग होगा, तो वो उसे हम लोग क्या बोलने वाले? प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम हीज ऑर्डिनरी एक्टिविटी। क्योंकि उसका बिजनेस ही क्या है? स्टेशनरी लेके बेचना, तो उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी आप लोग बोलने वाले हो। होप सो दिमाग में क्या होगा। दूसरी बात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब गाइस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मीनिंग क्या होता है, ये एक बार समझ के लीजिए। वैसे भी हमको वन बाय वन हर एक कंपोनेंट को बहुत डेप्थ में जाके देखना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब क्या होगा? तो जो आपके बिजनेस एक्टिविटी में नहीं बैठता, ऐसा आइटम जो आपके बिजनेस एक्टिविटी का नहीं है, आपके ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का नहीं है, लेकिन ऐसा कोई रेवेन्यू या इनकम आपको जनरेट होता होगा, तो उसे आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलने वाले हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है, और वो बिजनेस जहां पे सिचुएट करता है वहां पे लेट से सुनामी आई, और सुनामी आने से बिल्डिंग तबाह हो गई उस पर्टिकुलर बिजनेस की। अब हुआ तो है लॉस। ओके, तो ये जो लॉस है तो करंट पीरियड में, बट आपको नहीं लगता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, और कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट और लॉस ऑफ करंट ईयर पे वो डेफिनेटली इंपैक्ट करने वाला है। बोलने का मतलब है ये तो कोई हमारी बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई, बट फिर भी ऐसे जो आइटम्स होंगे इन्हें आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलने वाले हो। ठीक है। तो हमारा जो भी प्रॉफिट और लॉस फॉर करंट पीरियड होगा, तो उसके कंपोनेंट्स हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें पहले बताया प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, मतलब मेरा जो बिजनेस ऑपरेशन होगा उससे होने वाला जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी के अंदर में डाल रखूंगा। सेकेंड चीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है? जो अदर देन बिजनेस एक्टिविटी आपका इनकम या एक्सपेंडिचर होता होगा, वो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होने वाला है। ठीक है। और तीसरा क्या देखा हमने? एक्सेप्शनल आइटम्स। अब एक्सेप्शनल आइटम का मीनिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है, शांति से सुन लेना। एक्सेप्शनल आइटम कौन से आइटम होते हैं? तो बेटा ये होते तो आपके ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी के ही आइटम है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ये होते तो आपके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के ही आइटम्स है,
लेकिन इनका साइज, इनका नेचर ऐसा हो जाता है जिससे आप इन्हें एक्सेप्शनल बोलने लगते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मुझे एक बात बताइए, आपके बिजनेस में लेट्स से कोई फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट आप लोग उठा के बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट तो जनरेट होगा ही होगा। लेकिन मुझे एक बात आप लोग आराम से बताइए, आपके बिजनेस से कनेक्टेड है आपकी फिक्स एसेट, ओके, तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी, लेकिन उसको बेचना ये यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल है, कभी कभार होता है, तो उसे आप लोग एक्सेप्शनल आइटम के अंदर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली स्पीकिंग, आपका जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस हो सकता है करंट पीरियड का, तो वो तीन कंपोनेंट से हैम्पर हो सकता है। कौन कौन से तीन कंपोनेंट, क्विकली रिकैप करेंगे। नंबर वन, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी। नंबर टू, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। और नंबर थ्री, एक्सेप्शनल आइटम, ठीक है। अब इसको एक बार हम लोग रीड आउट करते हैं फ्रॉम आवर टेक्स्ट। ऑल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड इन अ पीरियड शुड बी इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड अनलेस एएस रिक्वायर्स और परमिट अदरवाइज। भाई जितने भी आपके इनकम या एक्सपेंडिचर के आइटम है, तो आपने उन्हें क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट लॉस निकालने के लिए उन्हें कंसिडर करना चाहिए, ओके। सेकेंडली, the net profit or loss for the period comprises of following component which should be disclosed on face of statement of P&L। तो उन्होंने बोला भाई तीन कंपोनेंट ही होते हैं, लेकिन ये तीनों कंपोनेंट्स फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। और ये तीन कंपोनेंट का तो डिस्कशन हमने कर रखा है, ठीक है। अब वन बाय वन हर कंपोनेंट को हम लोग देखने निकलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी समझा दिया है कि आपका जो भी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी होगा, आप उस बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई इनकम अर्न कर लो, कोई एक्सपेंडिचर इनकर कर लो, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी। या आप उसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर कर रहे हो और उसी के कंटेक्स्ट में आपको कोई इनकम आ जाए, तो वो आपका प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी कहलाएगा, ठीक है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मैं रीड करता हूं, एक बार समझ के लेना। Any activities which are undertaken by an enterprise as a part of its business and such related activities in which enterprise engages in furtherance or incidental to arising from these activities। मतलब कोई बिजनेस से रिलेटेड आप एक्सपेंडिचर इनकम करो या उसके एक्सपांशन के वक्त आपको कोई इनकम या एक्सपेंडिचर आ जाए, तो ये बिजनेस फ्रॉम या प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी कहलाए। हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड आइटम के तरफ, एंड विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अभी अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया है ब्रॉडली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मीनिंग क्या होगा। मीनिंग बड़ा सिंपल सा है गाइस, अगर कोई पर्टिकुलर आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर अराइज होता है जो आपके ऑर्डिनरी आइटम या ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं होगा, तो आप उसे क्लासिफाई करोगे एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। होप सो दिमाग में गया होगा। चलो एक बार रीड आउट करते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस that arises from event on transaction that are clearly distinct from the ordinary activities of the enterprise। मतलब ऐसी इनकम, ऐसे एक्सपेंडिचर जो अराइज होते हैं, जो हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी से क्या रहेंगे बताओ, अलग रहेंगे। तो फिर आप इन्हें क्या बोलने वाले हो बताओ, आप इनको बोलने वाले हो आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। तो ये बात अच्छे से याद रखना, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से हटके है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बन जाएंगे। And very important, these are not expected to recur frequently or regularly। बट ये ऐसी चीजें हैं जो बार बार नहीं होती है, ये हो जाती है आधी बार। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अर्थक्वेक का दिया, सुनामी का दिया। अगर कोई सुनामी ऑकर हो जाए, उससे बिजनेस प्रीमाइसेस आपकी गिर के पड़ जाए, तो मुझे बताओ क्या ये घटनाएं बार बार होने वाली है क्या? नहीं। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माना जाएगा, ठीक है। याद रखना मेरी बात, ये फ्रिक्वेंटली रेगुलरली ऑकर नहीं होती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, इन्हें आपको बताना कहां पे पड़ता है बच्चों, तो आपको इन्हें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बताना पड़ेगा। इस बात का प्रॉपरली ख्याल रखना, ओके। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के फेज पे आपको ये तीनों कंपोनेंट्स बताने पड़ेंगे। इसका तो डिस्कशन हमने पहले ही कर रखा था। आपको करंट पीरियड का प्रॉफिट और लॉस बताना ही पड़ेगा, या ऑर्डिनरी एक्टिविटी का प्रॉफिट,
उसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसके अलावा एक्सेप्शनल आइटम का आपको आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर बताना पड़ेगा ऑन टू द फेस ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, याद रखना। The nature and amount of each extraordinary item should be separately disclosed in the statement of P&L. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो भी होगा उसका ना सिर्फ अमाउंट बल्कि उसका नेचर भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे अर्थक्वेक की वजह से लॉस होता है तो आपको ना सिर्फ लॉस की अमाउंट बतानी पड़ेगी बल्कि नेचर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट ये भी आपको बताना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे आपको सब कुछ चीजें बतानी पड़ेगी। ओके, इन अ मैनर दैट इट्स इम्पैक्ट ऑन करंट प्रॉफिट और लॉस कैन बी परसीव्ड। अच्छा, अभी बहुत लोगों के मन में एक विचार भी आ सकता होगा, एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर एक बात बताइए, हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो ऐसे तीन कंपोनेंट को सेपरेटली सेपरेटली ना बताते हुए डायरेक्टली बता दे तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो मैं आपको समझाता हूं बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू, ध्यान से देखिए। एक कंपनी है और ये एक दूसरी कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी में मान लीजिए प्रॉफिट हुआ है 20 lakhs का, और ये जो कंपनी है इसमें भी प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट हुआ है ₹22 lakhs का। ओके, अब मैं आपको ऊपर ऊपर से पूछूं बेटा कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग आपको दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे सर ये जो कंपनी 2 नंबर की आपने बताई ये ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। क्यों? क्योंकि सर 22 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है। मान गए भाई? लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं और उसके बाद आप लोग बताना कि कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लीजिए ये जो कंपनी 1 आपको मैंने बताया जिसका प्रॉफिट 20 लाख का है, तो एक्चुअली इस कंपनी में लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक हुआ है। ओके, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक हुआ है, और वो लॉस कितने का हुआ है? 40 lakhs का लॉस हुआ है। तो वो 40 lakhs का लॉस कंसिडर करने के बावजूद कंपनी के अंदर प्रॉफिट कितना आया है? 20 लाख रुपीस का प्रॉफिट आया है बच्चों। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि भाई ये जो प्रॉफिट ऑफ 20 lakhs आपको दिख रहा, वो ये लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक 40 lakhs का जो हुआ है वो कंसिडर करने के बाद प्रॉफिट 20 lakhs का नजर आ रहा है। इसका मतलब साफ हो गया कि सर अगर ये लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक नहीं होता तो ये कंपनी का प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं 60 लाख रुपए होता। बात तो सही है ना? हाँ, अब मैं आपको पूछूं कि बेटा कौन सी कंपनी अच्छी, तो आप बोलेंगे सर क्या मजाक लगा रखे हो, कंपनी नंबर 1 इज बेटर। क्यों? क्योंकि इस बार अर्थक्वेक की वजह से लॉस हुआ, ये हर बार ऑकर होना जरूरी तो है नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, ये एक बार हो गया, बार बार होने वाला है क्या? बताओ, नहीं होने वाला है। और सपोज ये लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक नहीं होता तो कंपनी ने अपने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से तो 60 लाख का प्रॉफिट अर्न कर लिया था। अब वो तो अर्थक्वेक हुआ जिससे लेट से बिल्डिंग खराब हुई या कुछ हुआ, तो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक 40 लाख का बुक करने के बावजूद इस कंपनी का 20 लाख का प्रॉफिट नजर आ रहा है। समझ में आई बात? तो मुझे बताओ कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर है? इस कंटेक्स्ट को या इस पॉइंट को ध्यान में रखने के बाद तो ऑनेस्ट सा जवाब आना चाहिए सर, डेफिनेटली कंपनी नंबर 1 इज बेटर। ओके, और कंपनी नंबर 2 नो डाउट 22 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रही है, बट यहाँ कोई लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक एंड ऑल ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से ये कंपनी सिर्फ 22 लाख का प्रॉफिट अर्न कर पाई, जबकि ये कंपनी 60 lakhs का तो नॉर्मल एक्टिविटी से अर्न कर चुकी थी प्रॉफिट। हाँ, वो बात अलग है कि 40 लाख का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ है। समझ में आई बात आपको? तो मुझे बोलना यह है कि हम जब भी हमारा करंट ईयर का नेट प्रॉफिट या लॉस बताते हैं हमारे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, तो उसमें आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कौन से हैं। ये डिस्क्लोज करने से होगा क्या? जो भी आपका यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली जजमेंट लगा सकता है कि कौन सी कंपनी इज बेटर वन। समझ में आई बात? तो बस ये रिक्वायरमेंट इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 ने डाल के रखी हुई है कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को हर पर्टिकुलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और क्यों? ताकि इसका इम्पैक्ट ऑन करंट प्रॉफिट और लॉस कैन बी परस्यूड। उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का हमारे प्रॉफिट और लॉस पे क्या इम्पैक्ट आया है ये जानने के लिए, ये समझने के लिए आपको बोला गया है कि आपने यहाँ पे क्या बताना चाहिए। बताओ, उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का आपने डिस्क्लोजर सेपरेटली करना चाहिए। ठीक है,
An event or transaction may be extraordinary for one enterprise but not for other enterprise. हाँ, ये बात तो ओके है। अब मुझे एक बात बताइए, लेट्स से किसी कंपनी में अर्थक्वेक की वजह से लॉस हो गया है, ठीक है। तो इस कंपनी का ये तो कोई बिजनेस एक्टिविटी है नहीं, तो डेफिनेटली इसके लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बन जाएगा, और रेदर आई शुड से दैट कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस बन गया है। क्लियर है? लेकिन एक बात समझिए, इस कंपनी ने अगर लेट से इंश्योरेंस क्लेम निकाला हुआ था, इस कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम निकाला हुआ था, तो मुझे बताइए कहीं ना कहीं अब ये लॉस होने के बाद इस इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम का पैसा देना पड़ेगा, सही है कि नहीं? अब सवाल है, इंश्योरेंस कंपनी का भी तो नुकसान है क्योंकि उसे पैसा देना पड़ रहा है। ओके, अब इस कंपनी का लॉस हुआ तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस बोल रहे हो, लेकिन अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनी की, तो इंश्योरेंस कंपनी का धंधा ही क्या है कि आपसे इंश्योरेंस प्रीमियम लेना, और कल चल के कोई लॉस वॉस हो जाए तो आपको इंश्योरेंस क्लेम रिटर्न करना है। ये काम किसका है? आपके इंश्योरेंस कंपनी का। समझ में आई बात? तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, बट इसका तो ये बिजनेस एक्टिविटी है इंश्योरेंस कंपनी का, तो इसके लिए ये जो क्लेम की अमाउंट डेफिनेटली लॉस है, लेकिन इसके लिए ये ऑर्डिनरी आइटम का काम करेगा। ओके, तो अर्थक्वेक से कुछ लॉस हो रहा है, आपके लिए एज अ बिजनेस एंटरप्राइज ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बन जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के एंगल से देखो तो ये बिजनेस एक्टिविटी है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी माना जाएगा। ठीक है, तो दो एंटरप्राइजेस को आप लोग अलग अलग तरीके से बोल सकते हो सकता है किसी के लिए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बन जाए और किसी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ना बने। ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात। एंड नाउ वी आर स्विचिंग अहेड विद एक्सेप्शनल आइटम्स। गाइज मैंने बहुत सिंपली आपको बता दिया एक्सेप्शनल आइटम होते क्या है। ऐसे आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से ही होते हैं, लेकिन इनका साइज, इनका नेचर ये ऐसा होता है कि आपको डेफिनेटली इन्हें इनकी परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज बताने के लिए इन्हें सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया प्लांट एंड मशीनरी, आप आपकी प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस में ही यूज करते हो, तो डेफिनेटली वो बेचना परचेस करना आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी, आपका बिजनेस ही हो गया। लेकिन क्या आप लोग हर बार प्लांट एंड मशीनरी उठा के बेचते हो क्या? जवाब है जी नहीं। तो है तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी, है तो बिजनेस का आइटम, लेकिन एक्सेप्शनल इन केस, अनयूजुअल होने की वजह से आप उसे एक्सेप्शनल आइटम बोलने वाले हो। याद रखना मेरी बात को, ठीक है। Circumstances which may give rise to the separate disclosure of item of income and expenses include। अब इन्होंने खुद ने AS5 ने आपको काफी सारे एग्जाम्पल दिए हैं एक्सेप्शनल आइटम के। एक्सेप्शनल के लिए मेरी एक ही बात याद रखना, जो बिजनेस के ऑर्डिनरी एक्टिविटी के ही अंदर आएगा, लेकिन इसका साइज, इसका नेचर, इसका इंसिडेंस ऐसा होगा कि आपको इसे सेपरेटली डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। Write down of inventories to net realizable value as well as reversals of such write downs। अब बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको AS2 के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, सही है ना। अब इस AS2 ने आपको क्या सिखाया कि भाई इन्वेंट्री जब भी आप लोग वैल्यू करते हो तो इसे वैल्यू कैसे करेंगे, इधर एट कॉस्ट और NRV whichever is lower। ठीक है, आप इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हो, एट कॉस्ट और NRV whichever is lower, इस पे आप रिकॉर्ड करते हो। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग यू मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे तो आपकी जो कॉस्ट है, 99% केसेस भी बोल सकता हूं मैं, आपकी कॉस्ट विल बी लोअर। क्यों? बात सीधी है, अगर मैं कोई चीज 100 रुपए में परचेस करूं तो इसको मैं 120 में बेचूंगा, 110 में बेचूंगा, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोले तो जो आपको बेच के अमाउंट मिलेगी वो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो डेफिनेटली आपकी NRV जो रहेगी उससे छोटी कॉस्ट ही रहेगी मैक्सिमम केसेस में, है ना। तो मैक्सिमम केसेस में आपको 99% केसेस में कॉस्ट ही आपको लोअर मिलेगा, और एज पर AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपका कॉस्ट पर ही होने वाला है। लेकिन 1-2% केसेस ऐसे रहेंगे जहां पर
आपकी जो इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री को एनआरवी पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ सकता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब मेरी कॉस्ट मान लीजिए 100 की है और मेरी एनआरवी 90 रुपीज पे अगर चली जाए। ऐसे ही केसेस में मुझे क्या करना पड़ सकता है बताओ, मुझे मेरी इन्वेंट्री को एनआरवी पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, लेकिन एक बात बताइए, जब भी आप कोई गुड्स परचेस करते हो तो उसे आप लोग कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, तो स्टॉक का भी वैसे ही हुआ होगा। मैंने परचेस किया होगा तो मैंने तो उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया होगा। लेकिन अब अगर राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री हो रहा है, मतलब इन्वेंट्री की वैल्यू कॉस्ट से भी कम आ रही है, एनआरवी इज लोअर देन कॉस्ट ऑल्सो, तो डेफिनेटली एज पर AS2 मुझे उसे एनआरवी पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसे बोलते हैं राइट ऑफ इन्वेंट्री। ओके, तो इन्वेंट्री आपने कॉस्ट से राइट ऑफ करी, गिरा दी, किस पे गिरा दी बताओ, एनआरवी पे गिरा दी। तो बच्चों ये कभी कभार होता है, हर बार नहीं होता, तो इसके लिए इसे भी एक्सेप्शनल आइटम बोला जाएगा। ठीक है, वैसे रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड रिवर्सल ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। किसी पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज में पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, पूरा बिजनेस चेंज कर रहे हो आप, ओके, तो ये भी अनयूजुअल है, एक्सेप्शनल आइटम के अंदर जाएगा। इसके अलावा डिस्पोजल ऑफ आइटम ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट उठा के बेच रहे हो, डिस्पोजल मींस बेचना, इसके बारे में आपका डिस्कशन हो चुका है। डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जस्ट लाइक योर फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटी के अंदर ही है, पर उसको उठा के बेचना अनयूजुअल होता है, एक्सेप्शनल आइटम माना जाएगा। ओके, ये एग्जाम्पल जैसे के वैसे याद रख लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो बस इन्हीं के अंदर आपको घूमते हुए नजर आएंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, आपका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ वगैरह अगर कोई चेंज हो जाए वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली, तो उस केस में भी उसे एक्सेप्शनल आइटम माना जाएगा। एंड लास्टली लिटिगेशन सेटलमेंट, कोई लिटिगेशन है, केस चल रहा है आपका, तो वो डेफिनेटली बिजनेस से ही रिलेटेड होगा, बिजनेस एक्टिविटी है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जनरेट होगा, दैट इज वाई उसे भी हम लोग एक्सेप्शनल आइटम बोलने वाले हैं। ठीक है, होप सो ये लिस्ट पूरी आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट आइटम की तरफ हम लोग बढ़ रहे बच्चों। इस पर्टिकुलर नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड के 3 कंपोनेंट में से थर्ड वाला पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, और ये है कौन सा, प्रायर पीरियड आइटम, सॉरी ये जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो हम लोग देख रहे हैं, एंड दैट इज प्रायर पीरियड आइटम। एक वार्निंग देना चाहूंगा एकदम बिगिनिंग में ही, देखो बच्चों नाम से आप लोग इसे कैसे जानोगे, प्रायर पीरियड आइटम, माइंड में एक ही आएगा कि सर पिछले साल का कोई आइटम इस साल दिख जाए वो बनेगा प्रायर पीरियड आइटम। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, सिर्फ पिछले साल का इस साल में रिकॉर्ड कर रहे हो वो प्रायर पीरियड आइटम नहीं होता, तो बेटा पिछले साल की किसी गलती या ओमिशन की वजह से, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ध्यान से सुनना, पिछले साल के किसी गलती या ओमिशन की वजह से अगर कोई आइटम ऑफ इनकम या एक्सपेंडिचर करंट ईयर में जनरेट हो जावे तो जाके उसे क्या बोलना, प्रायर पीरियड आइटम बोलना चाहिए। ओके, याद रखना, प्रायर पीरियड आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंसेस विच अराइज इन करंट पीरियड, अराइज तो करंट पीरियड में होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एरर्स और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड। ओके, मतलब आते तो है करंट ईयर में, लेकिन किसकी वजह से, वन और मोर प्रायर पीरियड के एरर और ओमिशन की वजह से, तो इसे हम लोग प्रायर पीरियड आइटम्स बोलने वाले हैं। ठीक है, ये बातें याद रखना मेरी। The nature and amount of prior period item should be separately disclosed in the statement of profit and loss। मतलब आपके जो भी प्रायर पीरियड के आइटम्स होंगे इन्हें आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, क्योंकि आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस करंट पीरियड का बता रहे हो और उसमें किसी पिछले साल के किसी आइटम के इफेक्ट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसे सेपरेटली बताना पड़ेगा कि भाई हमारा करंट पीरियड का जो प्रॉफिट या लॉस है वो कितने अमाउंट से प्रायर पीरियड के आइटम की वजह से अफेक्ट हो रहा है, ये बताना जरूरी हो जाता है। ठीक है, प्रायर पीरियड आइटम्स आर नॉर्मली इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द करंट पीरियड। मतलब जो आपका करंट पीरियड का आप प्रॉफिट या लॉस निकालोगे तो उसके डिटर्मिनेशन के वक्त प्रायर पीरियड आइटम डेफिनेटली उसमें कंसिडर किए जाते हैं, इस बात का याद रखना। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रायर पीरियड आइटम, एग्जाम में बहुत बार आता है, ध्यान से समझ के लेना। ओके,
नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विच इज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ओके, अब एक बार मैं आपको समझा दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट एस्टिमेट और ये क्या होता है, एक बार आराम से आप लोग आराम से समझ के लीजिए। देखो बच्चों, हम अकाउंटिंग जब भी करते हैं तो इसके अंदर एस्टिमेट्स काफी सारे होते हैं। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जब आप लोग एसएलएम फॉर्मूला से निकालते हो, एसएलएम मेथड से निकालते हो, तो आपने देखा ही होगा हम फॉर्मूला लिखते हैं कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो मुझे एक बात बताओ, इस फॉर्मूला में दो जगह पे आपने एस्टिमेशन लगा के रखा है, सही है कि नहीं? और एस्टिमेशन का अगर सोपे भाषा में अगर आपको मीनिंग समझाऊं तो इसका मतलब होता है आपका अंदाजा लगाना। तो आप जब डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो तो स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ कितना रहेगी आपको नहीं पता, आप एस्टिमेशन लगाते हो। आपकी यूजफुल लाइफ कितनी रहेगी एसेट की, इसका भी आप लोग एस्टिमेशन लगाते हो। तो मुझे एक बात बताओ, वो एस्टिमेशन करेक्ट ही रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? ओके, तो गाइस मेरा बोलना ये है कि ये जो एस्टिमेशन है, दैट इज अंदाजा, ये कभी भी चेंज हो सकता है। आपको अगर कोई न्यू इंफॉर्मेशन मिल जाए, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस आ जाए, तो डेफिनेटली आपका एस्टिमेशन चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई मशीन लेके आया हूं 1 लाख रुपए में, जिसकी यूजफुल लाइफ 10 साल की है, तो बताओ मेरा डेप्रिसिएशन 1 साल का कितना होगा? 10,000 रुपए। अब मैंने क्या किया, मैंने 5 साल तक डेप्रिसिएशन हौले हौले चढ़ा दिया। कब तक? 5 साल तक। तो 5 साल का डेप्रिसिएशन अगर एसएलएम से निकालू तो 10, 10, 10, 10, 5 साल का अगर निकालूंगा तो 50,000 का मेरा डेप्रिसिएशन हो जाता है। और अगर मैं उसके कॉस्ट में से वो माइनस करूं तो मेरी डब्ल्यूडीवी अब 5 साल के एंड पे कितनी बचेगी? 50,000। और एकदम से मेरे को पता चला, किसी ने मुझे बताया, मैकेनिक ने मुझे बताया कि भाई ये जो मशीन है अब आगे के बस 2 साल तक टिकेगी, इससे ज्यादा अब टिकने वाली है नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, अभी हुए कितने साल है मशीन लाके? 5 साल। हमने कितना एस्टिमेट किया था यूजफुल लाइफ? 10 साल। और मैकेनिक क्या बोल रहा? भाई आगे के 2 साल तक मशीन और चलेगी, उससे ज्यादा नहीं चलेगी। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो गया? रिवीजन। किस में रिवीजन हो रही है? अकाउंटिंग एस्टिमेट में। अकाउंटिंग एस्टिमेट आपको यहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो उसके चेंज होने से इम्पैक्ट क्या होगा? 50,000 की अब डब्ल्यूडीवी बची थी, अब वो आगे के 2 साल तक ही मशीन काम करेगी बोलते, तो अपॉन 2 कर दोगे तो आपको मिलेगा इस साल का डेप्रिसिएशन जो रहेगा 25,000, और सेम डेप्रिसिएशन आपका नेक्स्ट ईयर भी लगेगा। इन शॉर्ट, आपका कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। काय की वजह से हुआ? अकाउंटिंग एस्टिमेट के चेंज होने की वजह से हुआ। तो बच्चों, अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज होना कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है, कोई खौफनाक बात नहीं है, ये तो होते ही रहेगा, बिकॉज ये है ही एस्टिमेट। न्यू इंफॉर्मेशन मिलने के बाद इसमें रिवीजन होता ही है, ये बात समझ के लेना। हाँ, लेकिन आपको एक बात का गौर रखना पड़ेगा कि जो भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और दूसरी बात समझ लेना, अगर आपका कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट का जो भी चेंज होगा वो क्वांटिफाई ना हो सके, मतलब उससे करंट ईयर के प्रॉफिट में कितना इंपैक्ट आएगा, ये अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट फैक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट तो भी आपको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। ओके, और किन किन पीरियड्स के लिए डिस्क्लोज करना चाहिए? करंट ईयर जिसमें अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हुआ, और ना सिर्फ करंट ईयर बल्कि जो आगे का साल है या उसके आगे के जो भी सब्सिक्वेंट पीरियड है जहां पे इस चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का इंपैक्ट गिर सकता है, आपको हर पर्टिकुलर ईयर में ये फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। बस रीडिंग का काम कंप्लीट करते हैं, ध्यान से सुना। एन एस्टिमेट में हाउ टू बी रिवाइज्ड, क्या बोला है? एस्टिमेट आपको रिवाइज करना पड़ेगा कब? इफ चेंजेस ऑकर इन द सर्कमस्टेंसेस बेस्ड ऑन विच एस्टिमेट वाज मेड, और एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, मोर एक्सपीरियंस और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट। मतलब आपको कोई बाद में कोई डेवलपमेंट मिलती है या कोई दूसरा एक्सपीरियंस आ जाए या एडिशनल इन्फो मिल जाए, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि एस्टिमेशन अब आपको चेंज करना पड़ेगा, तो उसी वक्त आप क्या करते हो? अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज करते हो। याद रखना मेरी बात। Accounting estimate by their nature are approximations. Okay.
अकाउंटिंग एस्टिमेट अप्रोक्सीमेशन है भाई, अंदाजा लगाया जाता है, एंड विच मे नीड रिवीजन एज एडिशनल इंफॉर्मेशन बिकम्स नोन। जैसे ही कोई नई इंफॉर्मेशन आ जाए तो इसमें आपको रिवीजन कर देना चाहिए, चेंजेस करने चाहिए। डज नॉट ब्रिंग एडजस्टमेंट विद इन द डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और प्रायर पीरियड। एक बात का खासा ख्याल रखना, अगर आप चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कर रहे हो तो भूल मत करना उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम या प्रायर पीरियड आइटम के चेंज से कोरिलेट करने में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम अपने जगह पे है, अकाउंटिंग एस्टिमेट अलग है, ये बात समझ के लेना। ओके, एज पर AS 10 इसमें यही बोला गया है कि अगर कोई पर्टिकुलर असेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो उसकी यूजफुल लाइफ आपको हर साल चेक करनी पड़ेगी, असेस करनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई चेंजेस हो जाए तो AS 10 बोलता भाई सीधे AS 5 फॉलो करो। और AS 5 क्या बोलता, अगर चेंज इन यूजफुल लाइफ होगी या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा तो उसे अकाउंट फॉर कर दो। ओके, हाँ, लेकिन उसे डिस्क्लोज भी आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। ओके, अब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। इनका बोलना यह है कि आपका जो भी चेंज होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट में, तो ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके, हाँ, कहां पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा? द पीरियड ऑफ चेंज इफ द चेंज इफेक्ट्स द पीरियड ओनली। मतलब अगर कोई एक ही साल को अफेक्ट करता होगा तो उस साल में आपको बताना है, डिस्क्लोज करना है। द पीरियड ऑफ चेंज एंड फ्यूचर पीरियड इफ चेंज अफेक्ट्स बोथ। अगर आपका जो अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है ये आगे के 1-2 साल तक अफेक्शन देता होगा या अफेक्ट करता होगा तो आपको आगे तक उसे क्या करना पड़ेगा, बताओ, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। ओके, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी क्लासिफाइड यूजिंग द सेम क्लासिफिकेशन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एज वाज यूज्ड प्रीवियसली फॉर द एस्टिमेट। इसका बहुत मजेदार मीनिंग निकलता है, आराम से समझ के लेना। मतलब ये हुआ, आपने अगर पहले किसी आइटम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ट्रीट किया होगा और लेट से वो एस्टिमेशन था, लेकिन आपने उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ट्रीट किया है, तो वो चेंज होने के बाद, अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंजेस होने के बाद भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ही क्लासिफाई होगा। अगर कोई आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट ऑर्डिनरी एक्टिविटी का था तो उस एस्टिमेट में चेंज होने के बाद भी वो आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटी ही रहेगा। कोई एक्सेप्शनल आइटम था अकाउंटिंग एस्टिमेट का तो चेंज होने के बाद भी क्या रहेगा, बताओ, आपका आपका एक्सेप्शनल आइटम के अंदर ही आने लग जाएगा। तो इन शॉर्ट, नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज नहीं होगा, जो पहले था बस वही रहेगा। इस बात का ख्याल रखना। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि आपको करंट पीरियड में उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि आपका कौन सा अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हुआ है। ठीक है, हाँ, अगर ये मटेरियल होगा तो आगे के साल का भी आपको बताना पड़ेगा। और अगर आप उसे क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो, कितना इफेक्ट हो रहा है करंट ईयर में ये बता नहीं पा रहे हो, तो आपको ये फैक्ट को भी एटलीस्ट डिस्क्लोज कर देना पड़ेगा। ये बातें याद रखना। ओके, अब इसके बाद हम लोग लास्ट पार्ट देख रहे हैं इस AS5 का, एंड विच इज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ओके, तो बच्चों, अकाउंटिंग पॉलिसी का पहले तो मतलब समझते हैं। Accounting policies are specific accounting principles and methods of applying those principles adopted by an enterprise in the preparation of its financial statement. अब ये चीज क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, डेप्रिसिएशन चार्ज करना। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना अकाउंटिंग के प्रिंसिपल में आता है कि आपकी असेट की वैल्यू कम कम होती है, दैट इज व्हाई यू शुड चार्ज व्हाट, डेप्रिसिएशन। लेकिन मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, मतलब ये जो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसको अप्लाई करने की जो मेथड्स होंगी उसे आप अकाउंटिंग पॉलिसी बोलने वाले हो। जैसे डेप्रिसिएशन की SLM, WDV, कई सारी मेथड्स होती है, तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाएगी। ओके, तो कोई भी अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल ले लो और उसको अप्लाई करने की जो मेथड्स होंगी वो अकाउंटिंग पॉलिसी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिफो, फीफो, वेटेड एवरेज, कई सारी मेथड्स हैं। ओके, तो उसे अकाउंटिंग पॉलिसी बोला जाएगा, याद रखना ये बात। अब एक बात आपने पहले बचपन में सीखी होगी, बचपन माने सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन में आपने एक चीज सीखी होगी, वो ये थी कि जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हो
तो उसे आपको ईयर बाय ईयर फॉलो करना पड़ेगा। एम आई राइट? जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो वो आपको ईयर बाय ईयर फॉलो करना पड़ता है। ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। लेकिन बच्चों इसका रीजन क्या था? रीजन बड़ा सिंपल है कि भाई मैं एक साल डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से निकाल रहा हूं, फिर मेरा मूड नहीं कर रहा तो मैं डब्ल्यूडीवी से निकालने लग गया। ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दो तो फिगर अलग अलग मिलेगी। यू नो वेरी वेल, एसएलएम से डेप्रिसिएशन अलग आएगा और डब्ल्यूडीवी से डेप्रिसिएशन अलग आएगा। तो बोलने का मतलब है, ऐसा अगर आप काम करोगे कि करंट ईयर में कुछ और, अगले साल में कुछ और, ऐसे अगर आप लोग अकाउंटिंग सॉरी अकाउंटिंग पॉलिसी आप ऐसे चेंज करने लग जाओगे तो इससे दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि आप लोगों का जो रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दैट इज प्रॉफिट या लॉस है, वो हर साल अलग अलग अमाउंट बताने लग जाएगा। ओके, तो विच इज नॉट गुड। दैट इज वाई कंसिस्टेंसी कंसेप्ट सेज दैट कि आपने ईयर बाय ईयर एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते जाना है। लेकिन इसको मैं क्या चेंज नहीं कर सकता हूं क्या? हाँ, कर सकते हैं, सिर्फ 3 सर्कमस्टांसेस में। कौन से? व्हेन अडॉप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट। मतलब अगर कभी लॉ आपको बोलने लग जाए कि भाई चलो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करो, तब तो कंपलसरीली करना पड़ेगा। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 जब पिक्चर में आया था, तो बेटा आपके कंपनीज एक्ट 1956 ने कभी नहीं बोला कि यूजफुल लाइफ मेथड ही फॉलो करो डेप्रिसिएशन के लिए। वो तो बोलता था एसएलएम करना है, डब्ल्यूडीवी करना है, आपकी मर्जी। बट बाद में जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आया तो इसने बोला भाई अभी यूजफुल लाइफ मेथड आप लोगों को फॉलो करनी है। तो मुझे बताओ, जो लोग ऑलरेडी एसएलएम फॉलो कर रहे थे उनको स्विच होना पड़ा होगा यूजफुल लाइफ मेथड में। जो लोग ऑलरेडी डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो कर रहे होंगे उनको भी स्विच होना पड़ा होगा। कहां पे? बताओ, आपके यूजफुल लाइफ मेथड में। तो इनका कंसिस्टेंसी तो ब्रेक हुआ, लेकिन इनका कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ चलेगा बिकॉज ये ऑर्डर किसने दिया था? स्टैट्यूट ने। लॉ जब बोले तब किसी की नहीं चलती, याद रखना। उसके बाद फॉर कंप्लायंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बच्चों एक बात बता दो, AS2 जो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो इसने पहले लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज ये मेथड्स दी थी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए। बट AS2 में एक बदलाव आया और AS2 ने लीफो मेथड ऑफ योर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो थी इसको अबॉलिश कर दिया। अब लिफो मेथड अबॉलिश कर दिया तो इसका परिणाम ये हुआ कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है भाई लिफो मेथड अब नहीं चलेगी। तो जो लोग अभी तक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी लिफो मेथड से कर रहे थे तो उनको लिफो छोड़ के फीफो या वेटेड एवरेज ये मेथड्स फॉलो करनी पड़ी। तो ये क्या हुआ? ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करना पड़ा। लेकिन किसकी वजह से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बोलने की वजह से। तो क्या ये चलेगा क्या? जी हाँ चलेगा। ऐसे नहीं चलता, लेकिन स्टैट्यूट बोलता है, एएस बोलता है, तब आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने में कोई हर्ज नहीं होता है। या फिर तीसरा है, जब आप मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन करना चाहते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तब भी आप अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आप लोग चेंज करो तो भी चलेगा, अगर अप्रोप्रिएट आपको प्रेजेंटेशन करना है उस वक्त, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये 3 केसेस ऐसे हैं जहां पे आप आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, लेकिन एक बात याद रखना, द फॉलोइंग आर नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें ऐसी है जो दिखेगी अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज के जैसी, बट ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द अडॉप्शन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजैक्शन दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियसली ऑकरिंग इवेंट्स और ट्रांजैक्शन। मतलब आप अकाउंटिंग पॉलिसी या इवेंट में ऐसे चेंज कर रहे हो, ट्रांजैक्शन में चेंज कर रहे हो जो सब्सटेंशियली चेंज हो रहा है, जिसका सब्सटेंस ही प्रीवियसली ऑकरिंग इवेंट ट्रांजैक्शन से बदल रहा है। इसमें एक ही एग्जांपल दिया है गाइस, यही बहुत बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, आप इतना ही ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी स्कीम बाय एन एम्प्लॉयर इन द प्लेस ऑफ एड हॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू एम्प्लॉइज ऑन रिटायरमेंट। मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के टाइम ग्रेच्युटी दे रहा है, लेकिन वो एडहॉक बेसिस पे, कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई फॉर्मल प्लान नहीं है, बस दे दिया। लेकिन अब वो साइंटिफिकल बेसिस पे, साइंटिफिकली एक कैलकुलेशन करके एक फॉर्मल
रिटायरमेंट ग्रेचुइटी स्कीम एप्लीकेबल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप पहले एक्स ग्रेशिया एडहॉक पेमेंट दे देते थे, अब फॉर्मल रिटायरमेंट स्कीम लेके आए हो, तो इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे। पहले आप बेढंगे तरीके से आप ग्रेचुइटी दे देते थे, आज थोड़ा ढंग से आप पेमेंट कर रहे हो ग्रेचुइटी का, कुछ कैलकुलेशन से कर रहे हो, तो गाइस इट विल नॉट बी कॉल्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये बात समझ के लेना, क्योंकि यहाँ कोई मेथड आपकी चेंज नहीं हो रही है, तो इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोला जाएगा। एंड लास्टली, adoption of new accounting policy for event or transaction which did not occur previously or that were immaterial। मतलब आप ऐसा कोई इवेंट है, ट्रांजैक्शन है जो पहले कभी आपके एंटरप्राइज में हैपन ही नहीं हुआ, अब फर्स्ट टाइम हो रहा है, ओके, तो उसमें कहाँ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आएगा। जैसे आप पहले कोई चीज करते ही नहीं थे, आज से आपने करनी स्टार्ट कर दी, ओके, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं हुआ, तो फिर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, जैसे है वो अमाउंट डाल देनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर पहले आप करते भी थे लेकिन अमाउंट वॉज इमटेरियल, बहुत छोटी सी अमाउंट थी, अब उस चीज में बदलाव आया है तो भी उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोला जाएगा। तो ये दो केसेस है जिसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आपको नहीं बोलना है। होप सो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके दिमाग में अच्छे से गया होगा। ये कुछ और पॉइंट है रिलेटिंग टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज होता है तो आपने इसका इफेक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए। पहली बात, अगर चेंज का इफेक्ट असर्टेनेबल नहीं है, आप कंप्यूट नहीं कर पाते हो, तो एटलीस्ट फैक्ट तो भी आपने डिस्क्लोज कर देना चाहिए। अगर चेंज इज मेड इन द अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज नो मटेरियल इफेक्ट on the financial statement for current period but which has reasonably expected to have material effect in the later period, the fact of such change should be appropriately disclosed। मतलब कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का करंट ईयर में तो नहीं, आगे के साल में अगर फर्क गिरता होगा तो भी आपको ये फैक्ट बता देना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि किस साल में इसका इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। होप सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके पल्ले पड़ा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।